नमस्कार। संसारी क्लासेस जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जेटेट और सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग आज हिंदी के पहले क्लास को लेकर आए हुए हैं। हमने इसके पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत सारे क्लास को आपको दिया है और आज हम हिंदी के क्लास को लेकर आ रहे हैं और इसके बाद मैथ के क्लास को, इंग्लिश के क्लास को और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के क्लास को भी धीरे धीरे लेके आया जाएगा। अब से आपको एक दिन में 2 क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 को लेकर आए हिंदी का। हिंदी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे अब के नए सिलेबस के अनुसार 60 नंबर के सवाल इससे आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत नंबर का सवाल इससे पूछा जा रहा है। पहले जो है इससे 30 नंबर के सवाल पूछे जाते थे। अब जिसका हिंदी सब्जेक्ट है, मतलब जिसका ऑनर्स है, उसे हिंदी ज़्यादा पूछा जाएगा। तो जब सिलेबस पर्टिकुलरली सही तरीके से आ जाएंगे, अगर हम सीटेट की बात करें उसमें तो पता है हमें कि 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जेटेट के सिलेबस के बारे में सही तरीके से गणना अभी तक तो नहीं हो पाई है, लेकिन अगर सही तरीके से आ जाती है तो आपको ये समझ में आता है, जिस तरह हम लोग ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि 60 नंबर के सवाल तो कन्फर्म पूछे जाते हैं हिंदी से। और ये जो पहला चैप्टर है हम लोग लेकर आए हुए हैं, चैप्टर का नाम है भाषा और एवं व्याकरण। ये सवालों के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 4-5 नंबर के सवाल जो है पूछे जाते हैं रहे हैं हमेशा। या तो 4 नंबर का सवाल पूछा जाता रहा है या तो 5 नंबर का सवाल पूछा जाता रहा है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा और व्याकरण। इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कि भाषा क्या है। भाषा क्या है? सबसे पहला सवाल क्या उठता है, भाषा क्या है। अगर हम कहें तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? एक संप्रेषण का माध्यम है, जिसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। मतलब कह सकते हैं क्या है, भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब जिसके सहायता से हम अपने विचार, भाव और भावनाओं, इन चीज़ों को प्रकट करते हैं। मान लो कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे मुझे एक रोटी दो, इसका मतलब मेरा सोच है, मेरा भाव है कि मुझे एक रोटी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, या मेरा एक भाव है। या कहते हैं विचार कि कल तुम्हें सुबह उठना चाहिए, एक विचार हुआ। और इन सारे संप्रेषण मतलब इसे बोलने की जो क्रिया होती है, इसे अभिव्यक्त करने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक। अगर हम कहें कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अगर इसे देखें, अगर कहें कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भाषा की उत्पत्ति जो है एक संस्कृत शब्द से हुई है, जिस शब्द का नाम है भाष। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एक संस्कृत शब्द से हुई है और जिसका नाम क्या है, भाष। और इसका अर्थ होता है वाणी। तो भाषा की उत्पत्ति, देखिए यहाँ एक सवाल बनता है, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है कि भाषा की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति एक संस्कृत शब्द से हुई है, वो शब्द है भाष, और जिसका अर्थ होता है वाणी, या फिर कह सकते हैं वाणी प्रकट करना। ठीक है। तो हमने 2 चीज़ समझा कि पहला चीज़ समझा कि भाषा क्या है, तो हमने समझा कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। क्या है? संप्रेषण का माध्यम है, जिसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। और भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी या फिर वाणी प्रकट करना। अगर आगे बढ़े हम लोग, तो भाषा के 3 अंग हैं। भाषा के कितने अंग हैं? भाषा के 3 अंग हैं। पहला अंग को क्या कहते हैं? पहले अंग को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। पहले अंग को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहेंगे? तो वर्ण, जिसको अक्षर भी कहा जाता है, भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है। क्या लिखेंगे कि वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है।
न्यूनतम इकाई है। मतलब जो सबसे पहले जो आता है, इसके बिना भाषा बोलना या भाषा का उच्चारण करना संभव नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, जिसको बाद में वर्णमाला भी कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, या, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ये सारे वर्ण हैं और ये सब मिलके एक वर्णमाला कहलाती है। तो इसके बिना भाषा का उच्चारण संभव ही नहीं है। मान लो हम मान लेते हैं सबको कि हमें बोलना है पंखा, तो पंखा में हमें प और ख का उच्चारण हुआ और साथ में अनुस्वार का भी उच्चारण हुआ। तो ये जो है वो एक वर्ण का एक भाग है और ये जो बन रहा है पंखा, ये क्या है, एक शब्द है। क्या है, तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, भाषा के अंग में, भाषा के कितने अंग थे, 3, दूसरा पार्ट है शब्द। क्या है, शब्द। शब्द किसे कहेंगे, यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जिसका निर्माण वर्णों से होता है। ये देखिए इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि ये डिफिनेशन एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे डिफिनेशन एग्जाम में देता है कि वर्ण या अक्षर सबसे न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं। वर्ण या अक्षर के भाषा के सबसे न्यूनतम इकाई क्या कहते हैं, तो वर्ण कहेंगे। शब्द क्या है, तो शब्द है यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जिसका निर्माण वर्णों से हुआ है। लिखेंगे यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जिसका निर्माण किससे हुआ है, तो वर्णों के सहायता से हुआ है, वर्णों से होता है। शब्द की बात करें तो जैसे भारत एक शब्द है, इसमें बहुत सारे वर्ण मिले हुए हैं। चौक एक शब्द है, बहुत सारे वर्ण मिले हुए, 2 वर्ण मिले हुए, 3 वर्ण मिले हुए, जो भी है आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में हम लोग। तो ये सारे क्या हैं, एक भाषा है और भाषा के रूप में यह एक शब्द है। तीसरा इसका अंग आता है जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहेंगे, शब्दों के सही कर्म से वाक्यों का निर्माण होता है, यह भाव को अभिव्यक्त करने में काम करता है। लेंगे शब्दों के सही कर्म से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होता है, यह भावों को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करता है, स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करता है। तो जब हम किसी भाव को स्पष्ट रूप में व्यक्त करें, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये क्या है, तो ये एक वाक्य है। ठीक है, ये क्या है, एक वाक्य है और ये वाक्य स्पष्ट कर रहा है मेरा एक विचार या मेरा एक भाव कि मेरा एक सोच कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मेरी मौसी कल मेरे घर आएगी, ये भी एक वाक्य है जो पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रही है, पूर्ण रूप से हमें बता रही है कि इसका भाव क्या है, इसका जो शब्द हम कह रहे, जो वाक्य हम कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका हमें हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार फिर से डिटेल्स दोहरा देते हैं शॉर्ट ट्रिक में, जिससे आपको आसान हो जाए। पहला हमने सीखा भाषा क्या है, तो भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। दूसरा हमने सीखा कि भाषा के 3 अंग हैं, पहला वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण उसे कहेंगे जो सबसे न्यूनतम इकाई है, वर्णों से मिलके जो अर्थ का निर्माण करता है उसे शब्द कहेंगे, और शब्दों को सही कर्म में लगाने के बाद
जो हमारे पास मिलता है उसे वाक्य कहेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो 4 सवाल बन जाते हैं, 4 सवाल बन जाते हैं और ये सवाल बार बार पूछे भी जाते रहे हैं कि एग्ज़ाम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आशा है कि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हों। आप शेयर करना भी ना भूलें। आगे आता है व्याकरण। देखिए, व्याकरण का बहुत बात करते हैं हम लोग कि व्याकरण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आज के ट्रेडिशनल में हम लोग इंग्लिश व्याकरण की बहुत चर्चा करते हैं, अंग्रेजी ग्रामर की बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर भी तो कहीं ना कहीं से संस्कृत से या हिंदी से आया हुआ है। हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी मातृभाषा की ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो आगे हम सवाल देखें, या चैप्टर का नाम ही है भाषा एवं व्याकरण। तो दूसरा सवाल आता है, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? कहेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत भाषा के शुद्ध एवं सर्वमान्य मानक रूप का बोलना, समझना एवं पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण क्या करता है हमें? व्याकरण के अंतर्गत हम किसी वाक्य मतलब किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण हमें क्या करता है? किसी भी वाक्य को शुद्ध तरीके से बोलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है और साथ में उसे लिखना भी सिखाता है। तो ये कह सकते हैं कि व्याकरण हमें सभी परिप्रेक्ष्य में शुद्धता की गणना सिखाता है। इससे हमें सही तरीके से समझ में आता है। मतलब व्याकरण पढ़ेंगे तो क्या गलतियां हम गलत तरीके से लिख रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हमें पता चल पाता है। तो हमें समझ में आया कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप से बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना सीखते हैं। तो समझ में आया कि व्याकरण क्या है। आगे आते हैं लिपि। लिपि एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा रही है। ये चीज़ एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हमें पता है कि जब हम बचपन में थे, मतलब क्लासेस में थे, तो हमें बोल दिया जाता था कि लिपि जहाँ देखा जाए वहाँ देवनागरी लिखो। सर क्यों? देवनागरी होता है, लिपि तो लिखो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप 7, 8, 9 में जब क्लासेस में एग्ज़ाम हुआ करता था, लिपि पूछता था, और अंग्रेजी मैथ में पूछ दे तो रोमन लिखना, इंग्लिश में पूछ दे तो रोमन लिखना। ये थोप दिया जाता था कि सर होता क्या है रोमन, होता क्या देवनागरी? अरे लिखो, होता यही है लिपि। तो लिपि आखिर है क्या, इसके बारे में गणना मतलब उस समय हम लोग समझ नहीं पाए थे। आज हम लोग लिपि को अच्छी तरीके से समझेंगे। लिपि क्या है? तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह का निर्धारण किया जाता है और उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जो चिन्ह हम लोग लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, तो उनमें बहुत सारे ऐसे हैं आकार हैं, क, ख, ग। तो एक चिन्ह का प्रयोग कर रहा है। ये क का एक अलग रूप है, ख का एक अलग रूप है, ग का एक अलग रूप है। तो जो चिन्हों का निर्माण जो हुआ है, इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं हम लोग? तो लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यहाँ से सवाल कहाँ आता है? ये सवाल डिफेंस में नहीं पूछता कि लिपि कहते किसे हैं। सवाल ये पूछता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो अगर हम देखें तो हिंदी, संस्कृत, मराठी एवं नेपाली। ये देखिए कुल कितने भाषाएं हो गए? 4। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये चारों के चारों भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
ये चारों के चारों भाषाएं किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा सवाल यहाँ से क्या आता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहाँ से समझ में आया लिपि क्या है। तो लिपि क्या है? तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी एवं नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अगर सवाल आता है कि देवनागरी लिपि किस लिपि से विकास हुआ है देवनागरी लिपि का, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे हम लोग ब्राह्मी लिपि और अन्य लिपि को भी धीरे धीरे, जब लिपि के अलग चैप्टर्स को पढ़ना होगा तब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ब्राह्मी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, लिपि कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे विषयों में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ व्याकरण के भाषा और व्याकरण के चैप्टर्स को लेके चल रहे हैं और उसी में आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि हम लोग लिपि किसे कहते हैं? एकदम समझ में आ गया होगा आपको। आप क्या करें, ध्यान से सुने। हिंदी है तो बहुत अच्छा आपको समझ में आया, क्योंकि हमारी भाषा है, मातृभाषा है। तो आप क्या करें, सिर्फ सुने ध्यान से, और हो सके तो कुछ नोट लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कठिनाई ना हो, कि आपको लगे ना कि बहुत स्पीड तरीके से सर बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको हमारा आवाज़ जो है स्पीड चाहिए तो यूट्यूब में एक सेक्शन होता है, उसमें आप जाके डॉट पे क्लिक करके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। और स्पीड बढ़ा के प्लेबैक, जिसको नॉर्मल लिखा हुआ होता है, उसमें 2x, 0.75x या कुछ और करके आप स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिपि देख लिया, अब आता है भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? हिंदी भाषा का विकास, अगर हम लोग देखें तो हिंदी भाषा का विकास जो है संस्कृत शब्द से हुई। हमने पहले बताया हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द से हुई है। प्राचीन काल में लोक भाषा प्राकृत से अपभ्रंश लोक भाषा में विकास हुआ। देखिए, अगर देखें हम लोग तो पहले इसके पहले ही बता चुका है कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ था? संस्कृत से हुआ था। और संस्कृत के भाष शब्द से हुआ था, जिसका अर्थ हुआ करता था या होता है वाणी। अगर हम लोग देखें तो ये तो प्राचीन काल की बात है, मतलब ये तो बात हुई कि संस्कृत जब लिखा गया तब। संस्कृत के पहले भी तो भाषाएं हुआ करती होगी। तो उस ज़माने में प्राचीन काल में लोक भाषा प्राकृत से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ था। अलग अलग भाषाएं का विकास, मतलब शुरुआत में तो हिंदी नहीं आ गया। ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट में दुनिया में जब सबको आया होगा तो हिंदी में ही बात करता होगा, तो ऐसा कहना कठिन है। इसलिए भाषा का विकास जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग बहुत परिप्रेक्ष्य के आधार पे हुआ है। तो सबसे पहले जो है प्राचीन काल की जब बात करें तो प्राचीन काल में जो है भाषा का विकास जो है वो प्राकृत से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। प्राचीन काल में जो है लोक भाषा मतलब जो लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा जो है वो किससे हुई? वो प्राकृत मतलब नेचुरल तरीके से। प्राकृत से अपभ्रंश नामक लोक भाषा में विकास हुआ। अपभ्रंश नामक लोक भाषा में इसका विकास हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि प्राचीन काल में क्या हुआ, जो लोक भाषा थी वो प्राकृत एक रूप है, प्राकृत से अपभ्रंश अपभ्रंश मतलब टूटकर उसके बहुत सारे रूप टूटकर अपभ्रंश मानस लोक भाषा में उसका विकास हुआ। तो प्राचीन काल में जो है वो अपभ्रंश नामक लोक भाषा में क्या हुआ? विकास हुआ। जैसे हम लोग देखें कि अगर विकास को सही तरह से देखें तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो अगर देखें तो हिंदी, पंजाबी, गुजराती लिखेंगे, हिंदी, पंजाबी, गुजराती,
मराठी, उड़िया, मराठी, उड़िया, बंगला आदि, बंगला आदि, ये सारे जो भाषाएं हैं उनका विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। ये सारे जो भाषाएं हैं वो प्राकृत अपभ्रंश के या प्राचीन काल के लोक भाषा प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। इन सारी भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया और बंगला, सवाल एग्जाम में इसी से यहीं से आता है कि प्राकृत से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास में कौन कौन सी भाषाएं हैं, या फिर कह देगा मराठी भाषाएं, मराठी भाषा जो है किस भाषा से प्राकृत काल में किस भाषा से किस रूप में हमें प्राप्त हुई है? तो अपभ्रंश रूप में, प्राकृतिक अपभ्रंश के रूप में, प्राकृत अपभ्रंश के रूप में। तो इसका सीधा सा संबंध जो है हमारे क्वेश्चन से होता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया और बंगला जो है वो प्राकृत अपभ्रंश से टूटकर हमारे पास जो है भाषा के विकास के रूप में पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी की, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, भाषा हमारा हिंदी है। कहेंगे जो हिंदी जो है संविधान में राजभाषा के रूप में, देखिए दो बहुत कन्फ्यूजन है। हिंदी जो है हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में है, राजभाषा, और इसे जो है भारत सरकार ने राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है, और इसे जो है राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ये कहाँ है? तो संविधान में है, और ये किसके लिए है? तो पूरे भारत देश के लिए है। तो हिंदी हमारे लिए क्या है? हिंदी हमारे लिए राजभाषा भी है संविधान के लिए, और राष्ट्रभाषा भी है, जो हमारे देश की भाषा है। हमारे देश की अगर राष्ट्रभाषा कहें तो डायरेक्ट बोलते हैं हिंदी, लेकिन राजभाषा, राजभाषा का अर्थ होता है काम काज की भाषा। हिंदी को जो है काम काज की भाषा के रूप में देखा गया है। राज मतलब शासन, राजा का, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं राजा का शासन। तो शासन की जो भाषा थी वो पहले अंग्रेजी थी, जो सदियों तक अंग्रेजी है, और आज भी मान के चलिए कि अंग्रेजी ही है। ये कागज़ पर लिखा रह गया है। आज देखिए, मान के चलें कि 2014 के बाद, तारीफ नहीं है ये, 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने हिंदी पर जोर डाला, तो आज बैंकों में हिंदी एक्सेप्ट करता है, बहुत जगह पे हिंदी में काम होता है। नहीं तो आप बैंक जाते थे तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता तो आप इंग्लिश में मांगता था वो। तो ऐसा इसलिए था कि हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है, हमारी सरकार ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। इस कारण से हमारे संविधान की भाषा सिर्फ राजभाषा बनी रह गई, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। साथ में हमारे देश में झगड़े जो चलते हैं कि बंगाल में हम हिंदी की बात नहीं करेंगे, हमारे पूरे राजभाषा में बंगला होगा। कर्नाटक में पूरे ये चर्चा रहता है कि हमारी राजकाज की भाषा जो कन्नड़ होगी। तो इस तरह जो हमारे देश में जो बहुत विविधताएँ हैं, इस कारण से जो है राजकाज की भाषा जो है, लिखा पढ़ी की जो भाषा है, वो कभी हिंदी सही तरीके से हो ही नहीं पाई। तो अंतिम में सब लोग ये निर्णय पर आ गए कि चलिए इंग्लिश ही सर्वमान्य रहने दिया जाए। आज देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा के रूप में जो है राजकाज में उपयोग किया जाता है वो अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, जो हमारे देश के लिए दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रभाषा की बात करें तो ये हमारे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी बोला जाता है, जिसमें हम सब आप लोग बात कर रहे हैं। हमें अपनी भाषा पे गर्व है, ये होना चाहिए। आगे बात करें वर्णमाला की। अब हम लोग भाषा की चर्चा को यहीं रोकते हैं, भाषा और विकास जो है यहीं तक लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की। हम लोग वर्ण पढ़ें इसके पहले, हाँ अभी देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने पीछे देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कह रहे थे? वर्ण कह रहे थे, और उन्हीं वर्णों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? तो वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में जो है हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है,
जिसमें 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं। 11 कितने क्या होते हैं? स्वर्ण वर्ण। वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। और एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। एक अनुस्वार होता है, अनुस्वार जिसको अंग कहते हैं, और एक विसर्ग होता है जिसको अह कहते हैं। तो इस तरह जो है 33 और 10 43, एक 44, 45 और एक 46, ये एक होता है और ये एक होता है और ये एक होता है। तो इस प्रकार जो है हिंदी वर्णमाला में कुल 46 अक्षर होते हैं। कुल 46 अलग अलग अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की कुल संख्या, हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या 46 होती है, जिसमें स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, अनुस्वार 1 होता है, विसर्ग 1 होता है, और कुल 46 हो जाते हैं। इसके अलावा एक द्विगुण व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन होता है, जिसमें ड और ढ आता है, ड और ढ आता है। ये दो ऐसे वर्ड अक्षर हैं जो द्विगुण हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन है। मतलब द्विगुण मतलब जो 2 तरह के गुण को हमें बताता है, 2 तरह के गुण को हमें दिखाता है। तो ये द्विगुण व्यंजन के रूप में देखा जाता है। एग्जाम में ये सारे सवाल पूछते हैं कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है, तो 11, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, तो 33, विसर्ग वर्ण की संख्या कितनी है, तो वो 1, और अनुस्वार वर्ण की संख्या कितनी है, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ड और ढ। देखिए ज़्यादा डीप हम लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे इस वर्णमाला में तो फिर क्या होगा, हमें फिर एक अलग से इसके लिए वीडियो में देना होगा। एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग बताएंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में वर्णमाला को याद करने का। लेकिन अभी हम लोग इसे इतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्ज़ाम के लिए हमें वेरी कर सके, एग्ज़ाम हमें जल्दी से हमें एग्ज़ाम तक पहुंचा सके, क्योंकि समय भी बहुत कम है। अगर सरकार सितंबर में एग्ज़ाम ले लेती है तो हमें बहुत सारे कोर्स को करते रहना है और साथ में पूरा भी करने का कोशिश भी करना है। एक और होता है जिसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कितने संयुक्त व्यंजन कहते हैं? जो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? तो ये एक संयुक्त व्यंजन है जो संयुक्त रूप से किसी का अर्थ देने में हमें सहायता करता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे इन सारे व्यंजनों को। ये क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे हम लोग देखें तो हिंदी वर्णमाला के जो 2 रूप हैं, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा क्या था? व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे और व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? जो स्वतंत्र है। पता ही है आप, तो ये हिंदी का स्टूडेंट आप होंगे तो आपको पता ही है। जो स्वतंत्र है, जिसके उच्चारण करने में या जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहेंगे? तो स्वर्ण वर्ण कहेंगे, जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी होती है। अगर हम देखें तो स्वर्ण वर्ण 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो उसमें अ, ई, उ आता है। अ, ई और उ आता है। और दीर्घ स्वर की बात करें तो अ, हर्षई, दीर्घई, हर्षई, दीर्घऊ, ए, आय, ओ और आव आता है। अ, हर्षई, दीर्घऊ, ए, आय, ओ और आव आता है। तो ये सारे भी आपको याद रखने होंगे कि
ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? इसमें दो और थे लेकिन अब जो है उसे ह्रस्व स्वर में नहीं रखा जाता है। अ ई उ ये ह्रस्व स्वर हैं और अ ई उ ए आई ओ आओ ये दीर्घ स्वर हैं। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता हमें नहीं लेनी होती है, वह अपने आप में एक स्वतंत्र होता है, इसे किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसको दो रूप में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग व्यंजन वर्ण पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपके लिए जो क्लासेस हैं, आप जो क्लासेस कर रहे हैं, ये कुछ इसके लिए फ़ी भी रखा गया है। अगर आपको क्लासेस पूर्णतः ज्वाइन करना है तो हमारे नंबर 8674894098 पे हमें अपना नाम, एड्रेस और आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, इसके बारे में हमें लिख के भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको इसके लिए क्या फ़ी है इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा वहाँ। और अगर हम यहाँ चर्चा करने की चर्चा करें इसके बारे में, तो हमने 1000 रुपया जो है फ़ी रखा है पेपर 1 के लिए और 1500 रुपया जो है फ़ी रखा है पेपर 2 के लिए। ये 2 मंथ के लिए है। मतलब 1000 आप पे करेंगे तो इसमें आपको 2 मंथ तक पढ़ाया जाएगा और 1500 रुपया पे करेंगे, इसमें भी आपको 2 मंथ तक पढ़ाया जाएगा। किसी को लग रहा है कि हमें दोनों पेपर एक साथ करना चाहिए तो आपके लिए कॉन्सेशंस है, 2000 रुपये में आप दोनों पेपर कर सकते हैं 2 मंथ्स तक। ठीक है, हमने क्लासेस 5 तारीख से शुरू किया है। अभी तक आपको एक वीडियो डेली मिल रहा था, अब 2 वीडियो मिलेंगे। अगले 1-2 दिन से आपको 3 और 4 और 5 मतलब एक ही दिन में जितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उतने के वीडियो आपको डेली मिलेंगे। इसका मतलब प्रत्येक दिन अगर आप 4 सब्जेक्ट का कम से कम क्लास तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार हम कोशिश करेंगे कि जल्द सिलेबस ख़त्म भी हो जाए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8674894098 पर, उसे आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी कैसे पेड करना है, कितना क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, आपको किन किन चीज़ों का उपलब्धता कराई जाएगी। आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। नोट्स इसलिए मिलते रहे, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो आपको वहाँ प्रतिदिन नोट्स भी मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो मिलते रहेंगे, साथ में वीडियो आपके पास है ही। फिर प्रैक्टिस करने के साथ जो हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा, उसमें व्हाट्सएप में क्वेश्चंस रहेंगे, फिर हम लोग यहाँ उसे डिस्कशन भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब JTET और CTET की तैयारी में लग गए हैं तो लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि फिर पीछे मुड़ के देखना है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी। कोई बात नहीं, सरकार वैकेंसी JTET नहीं निकालेगी। CTET तो हमारा धरा पड़ा है ना। हम दोनों के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमारा डीप नॉलेज हल्का सा चल जा रहा है। JTET में इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर आप सवाल उठा के देखें कभी तो CTET जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि CTET को भी लेके चलें, क्योंकि CTET अगर आप देना चाहें, हर तो 6 महीना में CTET हो ही रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी कोविड का प्रॉब्लम है, इस कारण से इस साल जो है हल्का सा प्रॉब्लम है, नहीं तो अभी तो एग्ज़ाम भी हो जाता CTET का। तो CTET का तो हम लोग फोकस कर ही सकते हैं। JTET को मार सका, अभी गोली मारी JTET को। हमारी सरकार झारखंड की जो वो दोगला है, पता ही नहीं चलता है क्या कब बोलती है। पिछला रघुवर दास की सरकार में बोला कि देखिए आप JAC.nic.in को देखते रहिए। आपने सुना भी, आपने भी सुना होगा कि उसमें वैकेंसी आएगी, और हम लोग देखते रह गए। इलेक्शन ख़त्म हो गया, चुनाव भी हार गए वो। अब ये सरकार बोल रही है कि सितंबर तक आप देखते रहिए। देखते हैं हम लोग, क्या करें। हम लोग स्टूडेंट भले ठहरे, टीचर बनना चाह तो रहे हैं, वही बनने के चक्कर में सभी देखते रह रहे हैं। आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो CTET हमारा है। तो कोई बात नहीं, आप तैयारी में लगे रहें, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक वैकेंसी कब आएगी। और आप ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती तैयारी में लगे रहे, ऐसा नहीं। आप अपने काम को करते रहें। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपको जब समय मिलता है तब वीडियो देखें, जब समय मिलता है तब नोट्स पढ़ लें, कोई मतलब नहीं है। आप जितना टाइम मोबाइल में मूवी या व्हाट्सएप या कुछ अन्य चीज़ें चला रहे थे,
आप सिर्फ उसे इग्नोर करने का प्रयास कर दें, हो गया क्लियर। डिजिटल का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, तो उठाएंगे हम सब, भरोसा है आपसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हम सब मिलकर जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे और डिजिटल का बहुत फ़ायदा उठाकर हम एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। आज के लास्ट क्लास में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? जिस वर्ण में, जिस शब्द के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। जैसे क प्लस आ, क, ये एक वर्ण है जिसमें अ का सहायता लेना पड़ रहा है। तो व्यंजन वर्ण में क्या करना पड़ रहा है? हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता लेना पड़ रहा है। साथ में व्यंजन वर्ण की जो सवाल है यहाँ से नहीं आते हैं, व्यंजन वर्ण का सवाल आता है उच्चारण स्थान से, कि व्यंजनों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। तो कुछ व्यंजन के उच्चारण हम लोग लिखते हैं, जैसे कंठस्य, कंठ से हमारा जो उच्चारण होने वाला व्यंजन है वो क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, उआ या अंग, ये क्या है? कंठस्य है, कंठ से उच्चारण होने वाले हैं। मूर्धन्य, दूसरा मूर्धन्य से उच्चारण होने वाले ट, ठ, ड, ढ, न, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, ड, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, र और स, ये ढ अलग से भी लिख सकते हैं और एक बार और ड लिख सकते हैं, ड जिसमें बिंदु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी किससे हैं? ये मूर्धन्य 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 9, ठीक। तो ये जो है वो मूर्धन्य से उच्चारण होने वाले व्यंजन है। दंत्य, तीसरा नंबर देखें अगर तो दंत्य, दांत से उच्चारण होने वाले व्यंजन की बात करें तो त, थ, द और ध, त, थ, द और ध। चौथा नंबर की बात करें अगर हम लोग तो वर्तस्य, वत्रस्य, इनसे उच्चारण होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो न, ल, स और ज, न, ल, स और ज। आगे बढ़े हम लोग तो तालव्य, तालु से उच्चारण होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, इय, स और अंतसिया, ये किससे? तो तालु से उच्चारण होने वाले व्यंजन है। अगर आगे बात करें ओष्ठ, ओठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो प, देखिए ओठ चिपक रहा है, फ, ब, भ, म और व, ये सारे ओठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं। और लास्ट देखें हम लोग तो दांत से उच्चारण, दंत्य, दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो फ और व, ये किससे हैं? दंतोष्ठ उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं। तो सवाल यहाँ से एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में पूछ देता है थ कहाँ से उच्चारण होने वाले व्यंजन है? दांत और ओठ, दंतोष्ठ, दंत मतलब दांत, ठीक है। तो ये आपको एक टर्म में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें हम लोग तो इसमें कुछ ऐसे उच्चारण होते हैं जो भाव के साथ होते हैं। हमेशा ये जो है वो उच्चारण के माध्यम से नहीं पूछा जाता है, कभी कभी भावों के माध्यम से भी पूछा जाता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए छ, त्र, ज्ञ को पीछे हम लोग बताएं कि संयुक्त व्यंजन के रूप में कहते हैं। छ, त्र और ज्ञ को क्या कह रहे थे हम लोग? तो संयुक्त व्यंजन कह रहे थे, ठीक है। और इसके जो उच्चारण के
स्थान थे वो अलग अलग लिपि के कारण विकसित हुए थे। इसके जो उच्चारण है वो अलग अलग लिपि के कारण अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग उच्चारण किया जाता है। कहीं हम लोग संजोग छा कह देते हैं, त्र कह देते हैं, ज्ञ कह देते हैं, कभी कुछ अलग तरीके से कहते हैं। तो इसके पृथक पृथक उच्चारण हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उच्चारण हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम हमने सांस के माध्यम से, मतलब उच्चारण के माध्यम से, जैसे बाबा रामदेव का बड़ा फेमस है अनुलोम विलोम, सांस छोड़ो सांस अंदर करो, सांस छोड़ो सांस अंदर करो। उस तरह सांस के आधार पे हम लोग कभी कभी उच्चारण करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण सांस की मात्रा से कम लगती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो दो है, एक अल्प प्राण व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहलाता है अल्प प्राण व्यंजन? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस जो है हमें कम लगानी पड़ती है, सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, जैसे क, ग, च और ज। क, ग, च, ज इत्यादि। इसमें देखें तो क्या होता है, पहला और तीसरा वर्ण हमेशा क्या आता है, पहला वर्ण तथा तीसरा वर्ण। ये क्या होता है, हमेशा देखिए क, ख, ग, घ और अंग। इसमें पहला वर्ण क्या है, तो अल्प प्राण। पहला वर्ण और तीसरा वर्ण ये दोनों क्या है, तो अल्प प्राण। इस तरह च, छ, ज, झ, इया, इसमें भी ये दोनों क्या है, तो अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम सांस की आवश्यकता होती है, कम सांस की जरूरत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। आप अगर सिर्फ ये याद रख लें कि पहला वर्ण और तीसरा वर्ण जो है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन किसे कहेंगे, तो महाप्राण व्यंजन में ख, घ, घ, छ, झ अगर इसमें कहें तो दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा व्यंजन आता है। जैसे हम लोग कहें क, ख, ग, घ, इया, च, छ, ज, झ, इया। तो यहाँ क तो आ गया अल्प प्राण, ग आ गया अल्प प्राण, तो ये और इसमें ये क्या है, महाप्राण। अब महाप्राण किसे कहेंगे, तो महाप्राण उन व्यंजन को कहेंगे जिसके उच्चारण में हमें अधिक सांस लगानी पड़ती है। महाप्राण किसे कहेंगे, तो महाप्राण उन व्यंजन को कहेंगे जिसके उच्चारण में हमें क्या करनी पड़ती है, अधिक सांस लगानी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो महाप्राण व्यंजन कहेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो में कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ में अगर वीडियो में आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि धीरे धीरे वीडियो को बताया जाए, इसलिए कि हर एक को आसानी समझ सकें। आपके पास ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने का, आप स्पीड बढ़ा के आसानी से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आप YouTube पे जाइए और प्लेबैक में जाके आप नॉर्मल के जगह पे 0.25 या 0.75 या 2x करके स्पीड बढ़ा के आप कर देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। साथ में मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलें। हम लोग JET और CTET फतह करेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।